हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 3 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यह पाठ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस साइंस के ऊपर बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है उसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, और साथ ही साथ समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का महत्व क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब इस पार्ट का जो बेसिक नॉलेज है वो आज की वीडियो लेक्चर में लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास पहला सवाल यहाँ पर पूछा है कि तत्वों और यौगिक के अणुओं में कौन कौन से प्रकार होते हैं। तत्व और यौगिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यदि देखा जाए जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। आपने सुना भी होगा, धातु, अधातु और धातु सदृश। ये क्या है? तत्व के प्रकार हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या तैयार होता है? यौगिक तैयार होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश। धातु क्या होते हैं आप सभी को मालूम होगा, कक्षा 8वीं 9वीं में आपने पढ़ा होगा। और अधातु क्या होता है उसका अपोजिट आपने सीखा होगा। फिर धातु सदृश क्या होते हैं? ऐसे धातु जो धातु का भी गुणधर्म दर्शाए और अधातु का भी गुणधर्म दर्शाए, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? धातु सदृश कहेंगे। तो ये तीनों जो है वो धातु तत्व के क्या है? प्रकार हैं। आप मुझे धातु सदृश के कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मुझे समझेगा कि आप लोगों को धातु सदृश के बारे में मालूम है। यौगिकों में घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। जितने भी यौगिक होते हैं उसके अंदर घटक तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे पानी क्या है? एक यौगिक है। तो ये जो पानी है इसके अंदर H2O, ये अणुसूत्र कभी बदलेगा नहीं। H का मान अगर 2 है और ऑक्सीजन का मान कितना है यहाँ पर? टोटल 16 है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 16। तो अगर H2O का अणुभार देखा जाए तो कितना हो गया? यहाँ पर 18 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात है वो बदली नहीं होगा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में C6H12O6 बराबर, यहाँ पर 1:1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 का अनुपात होता है। ये सब क्या यौगिक है? मतलब यौगिक जिन तत्वों से बनता है उन तत्वों के कभी अनुपात बदली नहीं होते। यौगिक का गुणधर्म घटक तत्वों से क्या होता है? भिन्न होता है। जितने भी यौगिक होते हैं उनका गुणधर्म उनके घटक तत्वों से क्या होगा? अलग होगा। जैसे देखा जाए तो कार्बन का गुणधर्म, हाइड्रोजन का गुणधर्म और ऑक्सीजन का गुणधर्म सबका क्या अलग अलग है। लेकिन इससे जब क्या तैयार हुआ था? इससे जब ग्लूकोज तैयार हुआ तो ग्लूकोज का गुणधर्म क्या हो गया? अलग हो गया। और यहाँ पानी में अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है, और पानी क्या? द्रव है। बात समझिए आपको। तो इससे आपको समझ में आता है कि यौगिकों के जो गुणधर्म होते हैं उनके गुणधर्म उनके घटक तत्वों के गुणधर्म से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये बात समझिए आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तत्वों की संयोजकता का क्या अर्थ है? स्टूडेंट, तत्वों की संयोजकता मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। सही बात है। हर एक तत्व का क्या होता है? खुद का परमाणु क्रमांक होता है। अब उन परमाणु क्रमांक का हम लोग क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करें। क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम है और सोडियम का परमाणु क्रमांक हमको मालूम है 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे तो 2 8 1 मिलेगा। तो जो तत्वों की संयोजकता होती है यह निर्भर करता है उस तत्व की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझी? तत्वों की संयोजकता यह निर्भर करता है उस तत्व की आखिरी कक्षा में उपस्थित तत्वों की इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा? तो आप सभी का उत्तर होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। तो मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। उसी तरह अगर कोई तत्व है जो अगर आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अगर आखिरी कक्षा 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। लेकिन अगर उसकी आखिरी कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये लोग क्या करें? इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन अगर आखिरी कक्षा में 5
6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अगर 5 रहेगा तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 3, क्योंकि उसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 चाहिए। अगर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता रहेगी 2, क्योंकि उसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता रहेगी 1। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विसर्पण 2, 8, 7 है, मतलब उसको अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता है आप लोग को स्टूडेंट्स, इससे यह समझ में आता है कि किसी भी तत्व में आयनिक बंध निर्माण होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और लिया जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता कहते हैं। विविध यौगिकों के रासायनिक अणुसूत्र लिखने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है, यौगिकों का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। अगर आपको अलग अलग यौगिकों का क्या लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, रासायनिक अणुसूत्र लिखना है, तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो यौगिक है वह यौगिक किससे बना हुआ उसका संकेत, जैसे हाइड्रोजन से बना हो तो हाइड्रोजन संकेत H रहेगा, अगर वो ऑक्सीजन से बना है तो उसका संकेत O रहेगा, अगर वो नाइट्रोजन से बना है तो उसका संकेत N रहेगा। मतलब उनके संकेत के बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी संयोजकता, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, आप लोग बोलेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, 3 है। तो हमको उसका संकेत मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उसका क्या मालूम होना चाहिए, संयोजकता मालूम होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें मालूम है तो हम लोग किसी भी यौगिक का अणुसूत्र आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम लोग यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, यौगिकों का अणुसूत्र लिखते समय आयनों की संख्या संकेत की दाहिनी ओर नीचे लिखा जाता है। जैसे हम लोग H2O लिखना है, पानी का अणुसूत्र बनाना है, तो H रहता है और O रहता है। ठीक है, H का मतलब परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक मतलब संयोजकता कितनी, 2 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। जब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, H को मिलेगा 2 तो बन जाएगा H2, और O को मिलेगा 1 तो O के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी तत्व का क्या लिख सकते हैं, अणुसूत्र लिख सकते हैं, जब दिए गए यौगिक के तत्वों का संकेत मालूम हो और उसका क्या मालूम हो, संयोजकता। तो संकेत लिखो, उसके नीचे संयोजकता लिखो, तिर्यक गुणा करके अणुसूत्र निकाल लो। ठीक है, समझा। चलिए अब आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव का संगठन परिवर्तित होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, द्रव का संगठन क्या होता है, बदली हो जाता है। जैसे देखा जाए तो अगर दूध से दही बनना, तो दूध क्या एक द्रव है, और दूध का गुणधर्म दही के गुणधर्म से अलग है। तो दूध से दही बनना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके अंदर संगठन बदली हुआ ना, मतलब द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया। दही जो है थोड़ा ठोस रहता है। ठीक है, और परिवर्तन स्थायी स्वरूप का होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अवस्था परिवर्तन तो होता ही है, साथ ही साथ ये जो परिवर्तन होता है वो स्थायी स्वरूप का होता है। मतलब कि एक बार दूध से आपने दही बना लिया तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा, ये आपको मालूम है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थायी परिवर्तन कहेंगे। मतलब आपने एक बार दही बना लिया, दही से वापस दूध नहीं बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई अभिक्रिया घटित हो जाती है तो उससे आप लोग मूल पदार्थ वापस तैयार नहीं कर सकते, ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। लेकिन इसके विपरीत भौतिक परिवर्तन में द्रव की अवस्था या रूप बदली होता है। अवस्था भी बदली हो सकता है, रूप। जैसे बर्फ का क्या बनना, पानी बनना, इसमें उसका अवस्था बदली हो रहा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में वापस हो सकता है। यह परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी स्वरूप का होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर बर्फ से पानी बना सकते हैं और पानी से वापस से क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। मतलब ये परिवर्तन जो अस्थायी है, मतलब इसमें अगर परिवर्तन अभिक्रिया हो भी गई तो हम लोग मूल तत्व वापस प्राप्त कर सकते हैं। कुछ तालिका दी गई, इस तालिका को ध्यान में रख के हम लोग समझेंगे कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। ऊपर के 2 ऑलरेडी आपकी किताब में लिखा हुआ। दूसरा, फल का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। दूध का रूपांतरण दही में होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा। पानी का रूपांतरण वाष्प में होना, स्टूडेंट्स पानी का रूपांतरण वाष्प में करके वाष्प को वापस ठंडा करके आप पानी बना सकते हो, इसलिए भौतिक परिवर्तन में जाएगा। सॉरी, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन इस साइड है तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, यहाँ जठर में अन्न का पाचन होना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेफ्थलीन की गोली हवा में खुला रखने पर उसका आकार कम होता है। नेफ्थलीन की गोली को जब हवा में रखोगे तो हवा की ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके उड़ जाता है। मतलब वापस से आप नेफ्थलीन की गोली तैयार कर सकते हो, बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, मतलब वापस नहीं हो सकता, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। शवादिक फर्श पर
काले फर्श से नींबू से दाग घिसना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। ऊंचाई से गिरकर कांच की वस्तु का टूटना, एक बार कांच की वस्तु टूट गई तो वापस बनेगा नहीं जब तक उसको कारखाने में या उसको किसी कंपनी में ना लेके जाया जाए जहाँ कांच को पिघलाकर दूसरी वस्तु तैयार की जाती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। बातें आपको समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तापमान दाब परिमाप में परिवर्तन होने पर भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या? किसी वस्तु का अगर आप लोग तापमान परिवर्तित कर दे रहे हो, उसका दाब परिवर्तित कर रहे हो, उसका परिमाप अगर बदली कर रहे हो, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर हो रहा है भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने पानी से क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। पानी से बना दिया बर्फ, इसके अंदर सिर्फ आपने उसका तापमान बदली किया है। पानी का ऊष्मा आपने निकाला, पानी को आपने बहुत ठंडा कर दिया, उसका रूपांतरण किसमें हो गया? बर्फ में हो गया। तो इसमें क्या होगा? तापमान में आपने परिवर्तन लाया। बात समझा? तो इस तरह के परिवर्तन हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अनेक बार भौतिक परिवर्तन प्रत्यावर्ती होता है। प्रत्यावर्ती मतलब हम लोग अभिकारक से उत्पाद तैयार करते हैं, उत्पाद से अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो किसी रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाएगा। जैसे पानी में H2 और ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं और बनता है H2O। तो H2 और O ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और H2O जो लास्ट में बनता है वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। मतलब यहाँ पर पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं। मतलब कहने का है कि जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो प्रत्यावर्ती होते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो द्रव का संगठन जैसा रहता है वैसे ही रहता है, और बर्फ़ को गर्म करने उसका रूपांतरण पानी में होता है, और जब पानी को आप ठंडा करोगे तो उसका रूपांतरण बर्फ़ में हो जाता है। इस तरह के परिवर्तन हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने ऊपर ही पढ़ लिया कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिन अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक बंध का विभाजन होकर नए रासायनिक बंध तैयार होते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रासायनिक बंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जिसके अंदर रासायनिक बंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और रासायनिक बंध टूटने से नया रासायनिक बंध तैयार होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है वह स्थायी प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है? स्थायी प्रकार का। मतलब एक बार इसमें परिवर्तन हो गया तो वापस से आप मूल तत्व प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह के परिवर्तन हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया, यह प्रक्रिया में द्रव का संगठन बदलता है। जैसे मैं दूध से दही बनाने वाला एग्जाम्पल बताया था, उसमें संगठन बदली हुआ था। परिवर्तन कहते हैं जब कोई प्रक्रिया या घटना रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा हम कहते हैं। जब कोई प्रक्रिया होती है या कोई घटना होती है, जैसे अम्लीय वर्षा होना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। तो जब भी कोई प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है। समझा? चलो, रासायनिक विक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो रासायनिक विक्रिया द्वारा बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। जैसे पानी, तो H2O क्या है? उत्पाद है। लेकिन H और O ने क्या किया था? अभिक्रिया में भाग लिया था, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये लोग अभिकारक हो जाएंगे। जो अभिकारक होते हैं वो रासायनिक समीकरण में, रासायनिक विक्रिया में बाईं ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद रहता है वो दाईं ओर। दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में, और जो अभिकारक रहेगा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। बात समझिए यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण। अगर हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्रों द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी घटक है उनके अणुसूत्रों का उपयोग करके दर्शाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे H2+O क्या बन जाता है? H2O। तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है उस अभिक्रिया में जो भी घटक थे उनके संकेत और उनके अणुसूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग उस अभिक्रिया को बता दिए। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जस्ते का चूर्ण डालने पर जिंक सल्फेट रंगहीन विलयन तैयार होता है। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का चूर्ण डाल देंगे तो जस्ता क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जस्ते की अभिक्रियाशीलता कॉपर की अभिक्रियाशीलता से क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए जिंक सल्फेट बनेगा जो रंगहीन रहेगा, और ये रासायनिक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, इसके अंदर आपने जस्ते का चूर्ण मिलाया तो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन तैयार हुआ, और तांबा। इसको आपने शब्दों में इस्तेमाल किया ना, ये जो प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, इसको आपने शब्दों में लिखा। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? शाब्दिक समीकरण कहते हैं। जब भी किसी समीकरण को आप शब्दों में व्यक्त करते हो, समझ में आ रही मेरी बात, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
शाब्दिक समीकरण कहते हैं। लेकिन जब उसी शाब्दिक समीकरण को हम लोग सूक्ष्म स्वरूप रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करके लिखेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? रासायनिक। जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 है। जस्ते का चूर्ण का Zn है। जब हम लोग इसका इस्तेमाल करके कोई अभिक्रिया लिखेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसके अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक ये अभिकारक है, यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर ये क्या रहेगा? उत्पाद रहेगा। बात समझिए आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का महत्व देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या होता है, क्यों जरूरी रासायनिक अभिक्रिया? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतरण किसमें हो जाता है? उत्पाद में हो जाता है। जब हमको एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनानी होती है, कुछ प्रक्रियाएं कर तो हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। परमाणु द्रव्यमान बदली नहीं होगा। अगर 2 ग्राम उत्पाद में है तो जब उस 2 ग्राम अगर अभिकारक में है, जब उससे उत्पाद तैयार होगा तो वो भी कितना रहेगा? 2 ग्राम रहेगा। मतलब उसका द्रव्यमान कभी बदली नहीं होता है, संरक्षित रहेगा। कितनी भी प्रक्रिया हो जाए उसका द्रव्यमान कभी बदली नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहता है, परमाणु चेंज नहीं होता है। जो परमाणु आपके अभिकारक में था वही परमाणु आपके उत्पाद में भी मिलेगा। आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जब और वीडियोस आएंगी तो उसके अंदर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आने वाली वीडियोस को भी एकदम अच्छे से देखते जाइएगा आप लोग। आगे, रासायनिक अभिक्रिया में तैयार होने वाले उत्पादों के घटकों परमाणु गुणधर्म अभिकारकों घटकों परमाणु गुणधर्म में सर्वत्र क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। रासायनिक विक्रिया जब होती है तो रासायनिक विक्रिया होने के बाद जो भी घटक तैयार होता है जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, तो उनका जो गुणधर्म रहता है वो जिससे तैयार हुए मतलब अभिकारक, उन अभिकारकों के गुणधर्म से उत्पाद का जो गुणधर्म रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन का गुणधर्म और ऑक्सीजन गुणधर्म अलग अलग है। लेकिन जब उससे पानी तैयार हुआ था वो द्रव अवस्था में था तो गुणधर्म क्या होता है? बदली हो जाता है। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में सामान्य ऊर्जा का उन्मोचन या तो अभिशोषण होता होगा। ठीक है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो या तो उसके अंदर ऊष्मा लगती है या तो उसके अंदर ऊष्मा बाहर जाती है। ठीक है। तो 2 तरह का हो सकता है, ऊष्मा का उपयोग भी हो सकता है और ऊष्मा का उन्मोचन भी हो सकता है। तो ये कुछ मैंने महत्व बताए जो रासायनिक अभिक्रिया घटित होते समय होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो लेक्चर में क्या सीखा कि तत्वों और यौगिक में कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बाद मैंने बताया तत्वों की संयोजकता क्या होती है, और फिर हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, तो कौन कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए। और बाद में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया का महत्व, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली हमको। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। कमेंट करके अपनी राय भी मुझे दे सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।